ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यू का छठा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अब तक आपने पिछला 5 लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 151 नंबर होगा, मतलब 150 नंबर तक के क्वेश्चंस को पिछले 5 लेक्चर में कवर किया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि बिजांड के वृंत को कहते हैं। ऑप्शन है फ्यूनिकल, दूसरा है कैरनकल, तीसरा है न्यूसेल्स, चौथा है पेडिसिल। ध्यान रखिएगा, बिजांड के जो वृंत होते हैं उन्हें वस्तुतः बिजांड वृंत कहते होंगे। अगर आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी होगी और नोटबुक में या फिर एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा तो लिखा गया है बिजांड वृंत कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो बिजांड वृंत दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन एक देखिएगा, ऑप्शन ए फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल का मतलब ही होता है बिजांड वृंत। इस तरीके से आपका 151 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फ्यूनिकल। अब बिजांड वृंत भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ना फ्यूनिकल भी लिख देता है और बिजांड वृंत भी लिख देता है, दोनों लिख देता है। तो दोनों याद रहेगा तो कन्फ्यूजन की कोई संभावना नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ बिजांड वृंत से जुड़ता है, दोनों किस जगह पैचअप होते हैं, मिलते हैं, वो उस जगह का नाम बताना है आपको। पहला है चैलेजल, दूसरा है बिजांड द्वार, तीसरा है बिजांड काय और चौथा है नाभिका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑलरेडी मैंने एक जो विजुअलाइजेशन है उसका फिगर जो है मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था, आपने देखा होगा तो आपको याद जरूर होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाभिका। नाभिका वो जगह होता है जहाँ पे विजांड वृंत से जुड़ता है। चलेगा। 153 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पुष्पों के परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या तो नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि परागण के 2 मोड आपको जो बताए गए थे उनमें पहला होता है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आसान कौन सा है? तो सेल्फ पॉलिनेशन तुलनात्मक रूप से आसान लगता है, क्योंकि एक ही पौधा है, उसके अलग अलग फूल या एक ही फूल हो सकते हैं, उससे परागकण टूटा और उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल पे के पराग जो वर्तिकाग्र होता है वहाँ तक पहुँच गया तो स्वपरागण हो गया। चलेगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पौधे स्वपरागण से खुद को बचाते हैं, वो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक लॉजिक है सिंपल सा कि अगर एक ही पौधे में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होते रहे तो जो नए बीज बनेंगे, नए पौधे होंगे, वो उतने विकसित नहीं होंगे जितने कि क्रॉस पॉलिनेशन में होते हैं। यही कारण है कि पौधे क्या करते हैं कि जो वर्तिकाग्र और पराग कोश होता है उनके बीच कुछ प्राकृतिक रोध उत्पन्न करते हैं, जिससे परागण या तो नहीं हो या बहुत मुश्किल से हो। तो उन्हें क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। ऑप्शन है स्वयंबंध्यता, दूसरा है हेटेरोस्टाइली, तीसरा है हर्कोगैमी, चौथा है गेईगैमी। तो ऐसे स्थिति को कहते हैं हर्कोगैमी। क्या बोलते हैं? हर्कोगैमी। तो 153 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है, अंड उपकरण में होता है। ये वन लाइनर है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद कर लेना है। अंड उपकरण में होता है। पहला ऑप्शन है अंड, दूसरा है अंड व ध्रुवीय केंद्रक, तीसरा है अंड व प्रतिव्यांत कोशिकाएं, चौथा है अंड व सहायक कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंड व सहायक कोशिकाएं। एक पूरे अंड उपकरण में जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें अंड और उसके सहायक कोशिकाओं को सम्मिलित किया जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। पहला ऑप्शन है भ्रूणपोष, दूसरा है भ्रूणकोश, तीसरा है भ्रूण, चौथा है युग्मनज। अब ध्यान रखिएगा, मादा युग्मकोद्भिद की बात करी जा रही है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की बात करी जा रही है। चलेगा। तो भ्रूण तो होगा नहीं, क्योंकि भ्रूण का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, तो भ्रूण पहले ही कैंसिल हो गया। भ्रूणपोष जो होता है ना, वस्तुतः भ्रूण को पोषण देता है,
चलेगा? तो ये भी नहीं होगा। युग्मनज आपको पता है कि ये दोनों जब मिलते हैं ना, मेल एंड फीमेल गैमेट, तो मिलने पे जो पहली संरचना बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। तो ये होगा नहीं। बच क्या गया? ऑप्शन बी, भ्रूण कोश। इसका मतलब है आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण कोश कहते हैं। चलेगा? अच्छा, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर ऐसे और ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन 156 नंबर, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? मतलब नेक्स्ट जनरेशन की बात करी जा रही है। पहला है अंकुरित परागकण, दूसरा है बीज, तीसरा है अनिषेचित बीजांड, चौथा है भ्रूण। तो ध्यान रखिएगा, अगली पीढ़ी किस में संचित होता है? तो बीज में ही होता है ना, क्योंकि बीज को आप वापस से प्लांट करेंगे तो वहाँ से एक नया पौधा बनेगा जो अगली पीढ़ी का कहलाएगा। तो इस तरीके से 156 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बीज। बीज जो होता है उसमें अगली पीढ़ी संचित होती है। 157 नंबर क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है? आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। पहला है एम्फिट्रोपस, दूसरा है एटोट्रोपस, तीसरा है एनोट्रोपस और चौथा है सर्सिनोट्रोपस। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि आवृत बीजियों में, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही पाया जाता है, और भी प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनोट्रोपस। जी हाँ, आवृत बीजियों का सबसे कॉमन जो बीजांड होता है वो होता है एनोट्रोपस। आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएगा, ये एनोट्रोपस का इमेज है। इसको अच्छे से ध्यान देकर समझ लेंगे और इसको जरूर से एक बार पूरा नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 158 नंबर, एक पादप स्पीसीज में उसके सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। बताइए उस एल्यूरिन परत में कोशिकाओं से गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? अब देखना, एल्यूरिन परत की बात करी जाए नहीं तो ये त्रिगुणित होता है, मतलब 3n होता है। कितना होता है? 3n होता है। और n की वैल्यू दी गई है 8। देख रहे हैं, 8 गुणसूत्र दिया गया है, मतलब 3 × 8 कितना हो गया? 24 हो गया। इसलिए 158 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 24, 124 नहीं, सिर्फ 24। 159 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है बीजपत्र, दूसरा है बीजांडकाय, तीसरा है भ्रूणपोष और चौथा है भ्रूण। फिर से क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष और भ्रूण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का जो रिजल्टेंट होता है वो भ्रूणपोष होता है, इसलिए 159 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 160, हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपेंथेडियम नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था। पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है तुलसी, तीसरा है सागौन, चौथा है मदार। ध्यान रखिएगा, हाइपेंथेडियम जो होता है वो पीपल के साथ साथ बनियान ट्री में भी पाया जाता है। जो बरगद के पेड़ होते हैं ना, पौधे नहीं कह सकते, उनमें भी पाया जाता है। तो इसमें चूंकि बरगद तो कहीं है नहीं, लेकिन पीपल जरूर दिख रहा है। इस तरीके 160 का सही आंसर ऑप्शन ए, पीपल होगा, ऑप्शन ए। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है। ऑप्शन है पहला मक्का, दूसरा है पुदीना, तीसरा है पीपल, चौथा है चीड़। तो ऐसे क्वेश्चन को ना एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। मक्का, पुदीना और पीपल ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फर्टिलाइजेशन यहाँ संभव होता नहीं है। तो ए, बी और सी तो ऐसा ही खत्म हो गए। बच क्या गया? ऑप्शन डी, चीड़। इस तरीके से 161 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चीड़। अगला क्वेश्चन है, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल मतलब भूमि में फलने वाला फल होता है। भूमि फलनी फल है। ऑप्शन है आलू, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है प्याज, चौथा है अदरक। तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, जरूर आंसर कर लीजिएगा। बता ही देते, ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली जो होता है उसे भूमि फलनी फल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 163 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है, परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? किसके बीज में भ्रूणपोष का उपयोग परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा कर लिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है नारियल, दूसरा है अरंड, तीसरा है मटर, चौथा है मक्का। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मटर।
जी हाँ, मटर के भ्रूणपोष का उपयोग उसके जो परिवर्तनशील भ्रूण होते हैं वो कर लेते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन है शरीफा, दूसरा ऑप्शन है सेब, तीसरा ऑप्शन है नारंगी, चौथा ऑप्शन है लीची। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सेब। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि जिस फल का पुष्पासन खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे किसी नए नाम से या किसी दूसरे नाम से जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि उसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का फल कहा जाता है। 165 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है रसधानी, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है सेंट्रियोल। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 166 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? पहला ऑप्शन है अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, दूसरा अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, तीसरा है अंडा तथा सिरंजीड का संयोजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। याद रहेगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। देख रहे हैं, निषेचन का सीधे सीधे परिभाषा पूछ दिया गया है और इसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं जिससे क्वेश्चन बन नहीं पाता है। 167 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है N, 2N, 3N, ए और सी दोनों। मतलब कि एक अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, या ए और सी मतलब एक गुणित और त्रिगुणित दोनों होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन सबको याद होने चाहिए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी 3N। पिछले बहुत से लेक्चर्स में इसको मैंने डिस्कस किया है। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? 3N होगा, मतलब त्रिगुणित होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो ये बायो के माध्यम से ना महापाप कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 168। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। ऑप्शन है पहला प्रारंभिक केंद्रक, दूसरा द्वितीयक केंद्रक, तीसरा सहायक कोशिका, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीयक केंद्रक। चलेगा, जो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है उसमें द्वितीयक केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जल परागण होता है? बड़ी शानदार क्वेश्चन है ये। जल परागण बताना है। पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा है कमल, तीसरा है हाइड्रिला, चौथा है बी और सी दोनों, मतलब कमल और हाइड्रिला दोनों। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा ऑप्शन में मॉडिफाई कर देता, डी में ऑप्शन देता सभी, और तब जाके बात और शानदार बन जाता। क्योंकि आपको पता है जलकुंभी हो, कमल हो, हाइड्रिला हो, जल से सीधे सीधे इनका संबंध है। तो मन में तो आता है सभी, सब में जल परागण पाया जाएगा, लेकिन जलकुंभी और कमल इनमें जल परागण नहीं पाया जाता है, इनमें कीट परागण होता है। चलेगा, तो ए और बी कैंसिल, बच के क्या है? हाइड्रिला, ऑप्शन सी। इसलिए 169 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रिला। अच्छे से याद रखेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और अब भी आने की संभावना उतनी ही प्रबल है इसके। अगला क्वेश्चन होगा 170 नंबर क्वेश्चन, अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। पहला है स्वपरागण, दूसरा है पर परागण, तीसरा है दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वपरागण, क्योंकि अनुन्मील्य है ना, उन्मूलन नहीं होने वाला, इसलिए 170 का सही जवाब ऑप्शन ए स्वपरागण। 171 है, मेगास्पोरेंजियम किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन है भ्रूण, न्यूक्लियस, अंडाणु और फल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस के समतुल्य होता है। 171 का जवाब होगा ऑप्शन बी। 172 नंबर क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादप में क्रियाशील बृहद बीजाणु किसमें विकसित होता है? ऑप्शन है भ्रूणपोष, दूसरा है परागकोश, तीसरा है भ्रूणकोश और चौथा है बीजांड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भ्रूणकोश। ठीक। 173 नंबर है, अनावृत बीजी पादप में भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। अनावृत बीजी पादप में भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। पहला है पराग नलिका से, दूसरा है मादा गैमिटोफाइट से, तीसरा है त्रिनिषेचन से, चौथा है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से।
किसकी बात हो रही है? तो अनावृत बीजी की ना, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। एंजियोस्पर्म से तुलना मत कर लेना। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, पराग नलिका, मादा गैमेटोफाइट। तो भ्रूणपोष जो होता है वो किससे बनता है? मादा गैमेटोफाइट से। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए नोट्स को तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, नहीं तो एक बार नोट्स को जरूर से चेकआउट करिए, वहाँ से जाके इसको पढ़ने का प्रयास करिए, ढूंढने का प्रयास करिए। 174 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग नहीं है? कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग नहीं है? ऑप्शन है हाइपोकोटाइल, दूसरा है रेडिकल, तीसरा है प्ल्यूम्यूल, चौथा है फ्यूनिकल। द्विबीजपत्री भ्रूण है ना, देखो यहाँ फोटो इंसर्ट किया गया है। द्विबीजपत्री भ्रूण में देखना प्ल्यूम्यूल भी है, हाइपोकोटाइल भी है, रेडिकल भी है। चलेगा? तो क्या नहीं है? तो फ्यूनिकल इसमें नहीं है। चलेगा? तो 174 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, फ्यूनिकल। इस इमेज को ना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपसे दोबारा गलती ना होने पाए। 175 नंबर क्वेश्चन है, किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है आम, चौथा इनमें से सभी। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सब में बीजांड की संख्या 1 ही होती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर परागण की विधि है? पर परागण, अब देखना ऑटोगैमी, ये तो स्वपरागण है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। गाइटोगैमी, देखना गाइटोगैमी जो होता है ना, ये होता क्या है एक्चुअली, तो एक ही फूल के जेनेटिकली जो एक ही होते हैं, 2 फूल में ये परागण हो जाता है। मतलब पौधा एक ही है लेकिन 2 अलग अलग फूल है जिनमें ये पॉलिनेशन हो रहा है। एक ही पौधे के 2 अलग अलग फूल में हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं गाइटोगैमी। तो ये भी तो सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। क्या बच गया? जेनोगैमी। जेनोगैमी मतलब होता है कि अलग अलग पौधे होने चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। तो यही तो होता है पर परागण का शर्त। इसलिए 176 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेनोगैमी। 177 क्वेश्चन है, यदि परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? पहला है एंटोमोफिली, दूसरा है मिरमेकोफिली, तीसरा है ऑर्निथोफिली, चौथा है कायरेप्टोफिली। अब देखना यहाँ पे, मिरमेकोफिली किससे? चींटी से होता है, ऑर्निथोफिली चिड़िया से होता है, और जो एंटोमोफिली होता है वो कीट से होता है। तो मधुमक्खी द्वारा हो रहा है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एंटोमोफिली। 178 क्वेश्चन है, किसी आवृतबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? भ्रूण पोषक है तो त्रिगुणित होते हैं, ये कब से मैं लगातार बता रहा हूँ, पिछले 3 लेक्चर से ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हो रहा है। तो 78 का सही जवाब सी होगा। अच्छा, एक हट गया, 178 होना चाहिए यहाँ पर। 169 है, गन पाउडर क्रियाविधि निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? ऑट्रिका, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया या इनमें सभी? तो सही जवाब होगा यूट्रिका, UTRICA, ऑप्शन ए। 179 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।